अनुपमा शर्मा और आप देख रहे हैं जेसीडी टाइम्स। कहते हैं अगर आप किसी देश में बड़ा बदलाव चाहते हैं तो वहां की शिक्षा नीति पर आपको बहुत सकारात्मक रूप से काम करना होगा। इसी दिशा में काम करते हुए 34 साल बाद हमारी केंद्र सरकार ने एक नई शिक्षा प्रणाली को अस्तित्व में लाया है। लेकिन 2021 और 22 के पाठ्यक्रम में इस नई शिक्षा नीति को शामिल कर लिया जाएगा। एक विद्यार्थी होने के नाते और एक विद्यार्थी के माता पिता होने के नाते आपके मन में एक सवाल जरूर चल रहा होगा कि इस नई शिक्षा नीति से शैक्षिक क्षेत्र में किस तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। तो आपके इन्हीं सब सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ हैं CDLU से प्रोफेसर डॉक्टर पंकज शर्मा, रानिया के गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप गोयल और माता हर की देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप कौर। मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 34 साल बाद नई शिक्षा नीति आई है, तो आपका इस पर क्या विचार है सर? ये देश आज के दिन मीडिया से इतना प्रभावित है और मीडिया को सनसनीखेज खबरें बनाने का, चलाने का, उसमें डेटा को इस तरह से दिखाने का जिससे सांख्यिक विषय ज्यादा उभर के आए, इंटरेस्ट हो गया है। तो बार बार लगातार ये सवाल किया जाता है कि 34 साल बाद आए। आप अगर इसी डॉक्यूमेंट को देखें तो इस डॉक्यूमेंट में 3 बार, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2040 का जिक्र है, 4 या 5 बार 2035 का, 2030 का, 2025 का जिक्र है। तो कुल मिला के ये डॉक्यूमेंट खुद ही ये मान रहा है कि आज से अगर ये रोल आउट होना शुरू हो तो 2040 तक ये चीजें इस तरह से निकल के आएंगी, मतलब आज से 20 साल बाद। और देखिए मोटे तौर पे 15, 17, 18 साल का एक शैक्षणिक दौर होता है एक विद्यार्थी का। तो जो बच्चा 2040 में एंटर करेगा उसको इस सिस्टम से निकलने में 2055, 57, 58 हो जाएगा। तो मुझे लगता है बेमानी होगा 2055 से पहले इसमें कोई बड़ा मेजर परिवर्तन करना। और 2035 को आज से गिनूं तो यहाँ से 35-36 साल हो जाएंगे, तो 34 से ज्यादा हो जाएंगे। तो इसलिए ये 34 वाला सवाल है, ये मुझे बड़ा विचित्र लगता है कि शिक्षा नीति एक विजन डॉक्यूमेंट है, एक आगे की प्रारूप आप तैयार कर रहे हैं। तो आप प्रारूप तो अगले 30, 40, 50 साल का तो करेंगे ना। तो 1986 में जो पॉलिसी आई उसको इफेक्ट होते होते उसमें कुछ माइनर चेंजेस आए, कुछ रोल आउट हुए, 92 में हुआ, 95 में हुआ, 2000 में हुआ। तो वो रोल आउट चेंजेस आते हैं, समय की डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस आए हैं। जी देखिए, ये एक विजन डॉक्यूमेंट होता है। विजन डॉक्यूमेंट को आप ये समझिए कि आप यहाँ से सिरसा में बैठ के आप ये सोचें कि मुझे दिल्ली जाना है, फिर आप रास्ते सोचेंगे कि मुझे ट्रेन से जाना है, कि मुझे बस से जाना है, कि मुझे अपनी गाड़ी से जाना है, कि मोटरसाइकिल से जाना है। तो वैसे विजन डॉक्यूमेंट एक गोल सेटिंग कर रहा है कि शिक्षा इस देश को, इस समाज को कहाँ लेके जाना चाह रहे हैं, हम कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं। उस विजन डॉक्यूमेंट को आज हम लेके आए हैं और उसका एक प्रारूप, एक ड्राफ्ट, एक मूल रूप में वो आ गया है। जैसे समय की जरूरतें होंगी वो बदलाव होंगे। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हमारी नई शिक्षा प्रणाली है उसका जो आज का फॉर्मेट तैयार किया गया है कि वो 5+3+3+4 पर काम करेगा, तो सर इस पर आपके क्या विचार हैं? इस फॉर्मेट पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, फॉर्मेट मोटे तौर पर अगर हम देखें तो बहुत बड़ा चेंज नहीं है। अगर हम पुराने सिस्टम में भी जाएं तो उसमें भी हमारे को ये देखने को मिलेगा कि अगर हम क्लास 1 में जब एडमिशन लेते थे तो कभी कभी क्लास 1 के एडमिशन से पहले भी आपको प्री नर्सरी क्लासेस कुछ हुआ करती थी। कहीं उसको KG, UKG, LKG, नर्सरी, डिफरेंट नामों से बुलाया जाता था। अगर हम बिल्कुल हिंदी मीडियम वाले सिस्टम पे जाते तो कभी, मेरे को बचपन का ध्यान है, कच्ची पक्की ऐसा भी कुछ बोला करते थे। बट बात ये थी कि अगर क्लास 1 में आपको एडमिशन लेना था तो ये जो प्री स्कूल जिनको बोल दें या कोई जो प्री नर्सरी क्लासेस या इन क्लासेस का कोई होना जरूरी नहीं था। अब पहली बार सरकार ने ये माना है कि 3 साल की उम्र से बच्चे की एजुकेशन फॉर्मल तरीके से होनी शुरू हो जाएगी और 3 साल के बच्चे को हमने कहीं ना कहीं एनरोल करना है, चाहे वो आंगनबाड़ी में हो, चाहे वो फाउंडेशन स्टेज मानकर चल रहे हैं। तो अब ये मान के चल रहे हैं कि नहीं, आपको क्लास 1 में आने से पहले 3 साल कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में लगाने हैं। जी सर। उसमें अभी यूनिफॉर्मिटी होगी ऐसा मैं तो नहीं मान रहा, क्योंकि जो हमारा सिस्टम होगा, गाँव में अगर हम आंगनबाड़ी में बच्चे को भेज रहे हैं, शहर में कहीं हम किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में उस बच्चे को 3 साल के लिए भेज रहे हैं, तो जिन टीचर्स के कांटेक्ट में वो बच्चे आएंगे
उन बच्चों को जो नॉलेज मिलेगी, जो डिस्कशंस देखने को मिलेंगे, जो फैसिलिटीज उनको देखने को मिलेंगी, वो एक जैसी नहीं होंगी जी। तो इक्विटी की बात यहाँ पर नहीं हो पाएगी। थोड़ा सा इस पे मैं देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है। मैं एक जो चीज जो इस डॉक्यूमेंट ने खास तौर पे कही है और जिसको अब तक शायद ये समाज नहीं इतनी दृष्टि से देख पा रहा था, वो ये है कि ये जो बच्चा है 6 साल की उम्र तक उसके दिमाग का 85% विकास हो चुका होता है। और जब आप पहले, इससे पहले जो व्यवस्था थी वो ये कहती थी कि 6 साल से पहले प्रॉपर स्कूल के सिस्टम में बच्चे को नहीं लाना है जी। और वो जो बच्चे जो पेरेंट्स लाते थे, वो जो सिस्टम था वो प्री स्कूल के नाम से आता था, किंडरगार्टन के नाम से आता था। जब बच्चा 6 साल में, खासतौर पे ग्रामीण परिवेश में, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की, तो एक मानसिकता ये बन गई थी कि जब बच्चा 6 साल का होगा तब उसको स्कूल में भेजना है। 6 साल का जब बच्चा हुआ, स्कूल में आया, तब तक उसका मेंटल जो बेसिकली जो अनकॉन्शियस है वो डेवलप हो चुका है। उसके बाद उसको बदलना शायद ताउम्र संभव नहीं होता। ये व्यवस्था ये कहती है कि जब बच्चा 3 साल का होगा, उससे लेके जब तक वो 6 साल का होगा, 3 साल वो उस सिस्टम में, एक एजुकेशन सिस्टम में वो इन्वॉल्व हो जाएगा, वो इसका हिस्सा बन जाएगा। मुझे ये लगता है कि एक बड़ी उपलब्धि है, एक अच्छी दिशा में बेहतरीन प्रयास है ये। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, ये बिल्कुल सही बात है कि उसके लिए एक यूनिफॉर्मल पॉलिसी हो सके। ऐसा ना हो कि कोई सुदूर गांव में बच्चा है, उसके लिए अलग व्यवस्था दिख रही है, जो मेट्रोपॉलिटन में है उसके लिए अलग दिख रही है। इतने बड़े देश में एक समुचित व्यवस्था बनाना ये एक बड़ा चैलेंज जी। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ऐड ऑन ये होगा, लेकिन हम ये बात कर रहे हैं कि अभी आपने प्री प्राइमरी एजुकेशन को ऐड कर दिया। प्राइवेट स्कूल्स में, सीबीएसई स्कूल्स में प्री प्राइमरी एजुकेशन ऑलरेडी चल रही थी। ओके। ये जो ऐड ऑन है सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए हुआ है कि गवर्नमेंट स्कूल्स क्लास 1 से स्टार्ट होते थे और 6 ईयर्स तक जाते थे। ऑलरेडी ऑल द प्राइवेट स्कूल्स, ऑल द सीबीएसई स्कूल्स, दे आर ऑलरेडी हैविंग नर्सरी, केजी, अपर केजी सिस्टम जी। तो प्राइवेट स्कूल्स के लिए ये चैलेंज नहीं है कि प्राइवेट स्कूल्स जो कर रहे थे, गवर्नमेंट ने उसको अब अपने लिए भी अप्रूवल मान लिया है। ओके। अगर हम इसको इस तरह से ऐड ऑन करें तो दैट विल बी ओके, कि जो प्रैक्टिस हम कर रहे हैं उसको आज गवर्नमेंट स्कूल्स ने भी ऑप्ट कर लिया कि यस, 6 years इज नॉट द राइट एज, द 3 year इज द राइट एज टू ऐड ऑन। तो इसमें मैम नई जो शिक्षा नीति है, इसमें प्रैक्टिकल स्टडी को काफी महत्व दिया गया है। 6 to 9th क्लास आपको इंटर्नशिप के लिए भी भेजा जा सकता है अगर आप चाहते हैं। हाँ जी, 6 to 8 में जो वोकेशनल सब्जेक्ट्स उन्होंने एड ऑन्स किए हैं, बट क्वेश्चन अभी भी यहाँ पे आएगा कि अगर हम इसको ओवरऑल व्यू में देखें, क्लास 5 तक आपने नेशनल लैंग्वेज में, अपने मदर टंग में रहना है जी। उसके बाद बच्चे के ऊपर लैंग्वेज लर्निंग भी आएगी जी। उसके बाद वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी आएंगे, उसके उसी एज में आपने न्यूमेरेसी भी लगा दी जी। मतलब हाउ द चाइल्ड विल सर्वाइव। पहले कुछ साल आपने बिल्कुल ही प्रेशर नहीं रखा कि ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। उसके बाद 6 to 8 एक ऐसा पीरियड आ गया, वोकेशनल भी है, लैंग्वेज एक्सपर्टीज भी है, न्यूमेरेसी भी है जी। मतलब एकदम से उस जगह पे जाना प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो ऐसा नहीं है मैडम पूरी तरह से, क्योंकि ना जब हम ये कहते हैं कि उसको अपनी मदर टंग में पढ़ना है, तो वो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ एक तरह से ऑप्शंस आ रही हैं। ये बात भी आपकी ठीक है कि अगर हम मान लो मदर टंग की बात कर रहे हैं, एंड इफ ए स्टूडेंट स्टडिंग इन से केरला, तो उसको क्या मलयाली में ही पढ़ना होगा। इन बिटवीन कहीं उसके फादर की ट्रांसफर हो गई, उसको शिफ्ट करना पड़ जाता है सपोज पंजाब में, तो क्या उसका मीडियम एकदम से पंजाबी हो जाएगा? ये बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर गवर्नमेंट को जरूर कुछ ना कुछ प्लानिंग करनी है। These things are not compulsory. नहीं, इनमें मल्टीपल ऑप्शन मिलनी चाहिए और शायद वो होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक जो बेसिक उसका आइडिया भूल रहे हैं, मिस कर रहे हैं, वो ये है कि जो पहले 5 साल है, जैसा मैडम ने कहा कि उसकी लिंग्विस्टिक स्किल्स की भी बात आ गई, उसकी कंप्यूटेशनल स्किल्स की भी बात आ गई। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वहाँ ज़्यादा फोकस रख दिया जाता तो बच्चे की बुक्स बढ़ जाती, उसको छोटी उम्र में बहुत दबाव बढ़ जाता। जब 86 की पॉलिसी आई थी जिसने ये कहा था कि 6 साल पे ही हम बच्चे को एंटर करेंगे, उसके पीछे बड़ी सोच ये थी कि ऐसा ना हो कि बच्चे की जो विकास करने की उम्र है उस समय में वो किताबों के दबाव में दब जाए। अब चूंकि हम उससे 3 साल पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए हमने जानबूझ के उस स्लॉट को इंश्योर किया कि ठीक है, बच्चा 3 साल का स्कूल में तो आ जाए, लेकिन वो सोशलाइजिंग सीखे, मित्रता सीखे, बड़े से छोटे से व्यवहार करना सीखे। और शायद जो पूरी बात जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में शायद शब्दों में नहीं है, लेकिन उसकी स्पिरिट को मैं समझ पाया, वो ये है कि एक नैतिकता, जो एक राष्ट्रीय चरित्र, एक व्यवहारिक चरित्र, एक फंक्शनल कोरेस्पोंडेंस वो कैसे सीखे। समाज में समस्या कहाँ आ रही थी, 15-17 साल पढ़ के बच्चा निकल रहा है,
बच्चे को सिर्फ लेकिन वो डिग्री ले रहा है, वो मास्टर्स भी है, उसके पास ग्रेजुएशंस भी है, लेकिन वो जब जाता है और कहाँ उसको इंफॉर्मेशन सीख करनी होती है, किसी हेल्प डेस्क पे जाता है, तो वो हैरान हो रहा है। एक एप्लीकेशन लिखनी पड़ रही है तो वो घबरा रहा है, एक फॉर्म भरना पड़ रहा है तो वो नहीं भर पा रहा है। तो वो एक जो चलन शिक्षा का डिग्री के ऊपर आधारित था, उसको वहां से निकाल के और उसको व्यवहारिक जीवन में हो सके वहां लाया जाए। मुझे व्यक्तिगत तौर पे भी क्या लगता है कि शिक्षा को समाज जिस तरह से देख रहा है, वहां परिवर्तन की जरूरत है। हम डिग्री को पासपोर्ट मान रहे हैं नौकरी का, और नौकरी को पासपोर्ट मान रहे हैं पैसा कमाने का। एक मटेरियलिस्टिक दौर में पूरी सोसाइटी भाग रही है, जिसका एकमात्र परिमाप है कि मैं कैसे मटेरियलिस्टिक सक्सेस पाऊं, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ चीजें जो रिफ्लेक्ट करती हैं सक्सेस। मेरे पास कौन सी कार है, मेरे पास कौन सा मोबाइल है, मैंने किस ब्रांड के कपड़े पहने हैं। वो जो टारगेटिंग सेटिंग वेस्ट सोसाइटी से हम ले आए, उसमें शिक्षा एक हमने एलिमेंट बना के छोड़ दिया कि भाई ये ग्रेजुएशन किया हुआ है तो इसको 20,000 की नौकरी मिलनी चाहिए, मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया तो मुझे 30,000। दैट्स वेयर द थिंग इज रॉन्ग। सवाल ये है कि मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो मुझे बोलना आना चाहिए, मेरे व्यवहार से। आपने मुझसे नहीं पूछा मेरे पास कौन सी डिग्री है, लेकिन मेरे व्यवहार से, मेरे विचारों से, मेरे आचरण से, मेरे चरित्र से। और चरित्र का मतलब सिर्फ लैंगिक चरित्र नहीं है। इस देश में एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे लिए चरित्र का एकमात्र मतलब है मेरा लैंगिक आचरण, जो कि सबसे बड़ी समस्या मुझे लगता है। राष्ट्रीय चरित्र नहीं पढ़ाया जा रहा, सामाजिक चरित्र नहीं पढ़ाया जा रहा, मानवीय चरित्र नहीं पढ़ाया जा रहा, धार्मिक चरित्र पढ़ाने की कोशिश है, जातीय चरित्र, जस्ट कोशिश है। जातीय चरित्र हम खुद व्यवहार में सीख रहे हैं, लेकिन मानवीय मूल्य जो शिक्षा का शायद सबसे स्वर्णिम आदर्श होना चाहिए कि एक अच्छा मानव बन के निकले, वो नहीं सिखा पा रहे हैं। हम सिखा पा रहे हैं कि कौन कैसे कपड़े पहनता है, मैं कपड़े से देख के अंदाजा लगा लूं कि ये आदमी अमुक संस्कृति का होगा। जहां शिक्षा विपरीत करना चाहिए कि कपड़े मुझे प्रभावित ना करें, उस पे लगे लोगो मुझे प्रभावित ना करें, भाषाई विविधता मुझे प्रभावित ना करें, मेरे विचार प्रभावित करें। हम उससे दूर हुए हैं, और ये जो शिक्षा नीति आई है, मुझे लगता है इसकी सबसे अच्छी स्पिरिट ये है कि ये वापस चीजों को सही परिप्रेक्ष्य में रखने की, देखने की, समझने की एक अच्छी कोशिश। देखिए, यहाँ पे मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगी शर्मा जी की बात में। वो ये थी कि जब हम स्पिरिट की बात करते हैं, इससे पहले सीसी आया। जिन स्कूल्स ने, जिन प्रिंसिपल्स ने, जिन टीचर्स ने सीसी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखा, सीसी इन स्पिरिट। मैडम, थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा सीसी को, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन को थोड़ा डिटेल में बता दें, ताकि सब लोग इस बात को समझ। कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन की बात हुई थी, तभी वो इन स्पिरिट यही था। बट वहां जाके चीजें फेल कैसे हुई, जब सीसी में जो डॉक्यूमेंटेशन की गई, प्रैक्टिकली जब उसको ग्राउंड रियलिटी के ऊपर लाने की कोशिश की गई, तो हम लोग उसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाए। यही मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूंगी। जो डॉक्यूमेंट है, इट इज ओके, इट इज गुड, बट क्वेश्चन है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, उसकी वायबिलिटी कहाँ तक जाएगी, उसको सरकार कहाँ तक ऑप्ट कर पाएगी, उसको वो कहाँ तक लेकर जाएगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें मैडम ऐड कर दूं, डॉक्यूमेंट में रेफरेंस स्पेसिफिक पॉइंट ढूंढ रहा था, अभी ढूंढ नहीं पाया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है 20 पॉइंट के आसपास कहीं एक पॉइंट है जहां एजुकेशन पॉलिसी ये कहती है कि वी आर एग्जामिनेशन हैवी सिस्टम, राइट। और एग्जामिनेशन हैवी सिस्टम का मतलब वही है जो बात आप कह रही हैं, और इसने भी बात की है, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन की बात की है, कि आज समस्या क्या है कि चाहे आप उसको सेमेस्टर में बांटिए, चाहे आप उसको ट्राइमेस्टर में बांटिए, आज विद्यार्थी ये सोच रहा है कि मुझे 6 महीने या 1 साल एक चीज पढ़ते रहनी है या नहीं पढ़ते रहनी है, क्लास में जाते रहना है, और साल के आखिर में ईयर एंड एग्जाम होगा। यस सर। और सर, बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ऐसे भी होते हैं जो आखिर के महीने में पढ़ाई, बहुत सारे नहीं, मैं डिसएग्री करता हूं आपसे। 95 से 98% मेरे 25 साल के अनुभव में 98% विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके लिए शिक्षा का मतलब है एक डिग्री पाना। एक ऐसे देश में जिसमें 100% पे भी 2 विद्यार्थी बैठे हैं, आप कैसे, देखिए, हम टेंजेंट करने के लिए, हम उसको नंबरों में लाने के लिए, परसेंट में लाने के लिए हम इतने उतावले बावले हो गए हैं कि आज हम बच्चे से जाते हैं, मैं
सर के घर पे जाऊंगा, मैं बेटा मिलेगा, पूछूंगा बेटा कौन सी क्लास में हो, बेटा बताएगा सर मैं अभी ग्रेजुएशन में आ गया। 12th में कितने मार्क्स थे? मतलब एक सोशल स्टैंडर्ड हमने एक सामाजिक परिवेश में ये बना दिया कि इसका बच्चा 75% वाला है, ये बच्चा 80% वाला है। जिस तरह से हमने टैगिंग की है, एक सोशियोलॉजिकल नजरिए से हम देखें तो बच्चे को हमने परीक्षा का भय पैदा कर दिया और परीक्षा शिक्षा को खा गई है। मैं रिपीट कर रहा हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है मुझे। परीक्षा हमने बनाई थी शिक्षा के परिमाप के लिए, लेकिन आज परीक्षा शिक्षा को खा गई है। बच्चे का कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ये नहीं पढ़ना चाहता कि ज्योग्राफी वो पढ़ रहा है, उसको नहीं लेना देना कि कितने भूखंड हैं, कितनी तरह की जलवायु होती है, किस जगह कैसी जलवायु है, हमारे यहाँ हिमालय की कैसे उसको सिर्फ इस बात से मतलब है कि मेरे पास एक 20 नंबर का सवाल आना, तो 20 नंबर के सवाल बनते हैं 4 कि हिमालय ये, राजस्थान रेगिस्तान ये, समुद्री ये, पेनिनसुलर ये, तो वो 4 सवाल याद कर लेता है। उसको नहीं मतलब, उसको आप व्यक्तिगत जीवन में पूछें तो उसके हरियाणा इनमें से किसमें आएगा, तो क्योंकि किसी में नहीं आता। ना हम पहाड़ों में है, ना हम रेगिस्तान में है, ना हम शीतोष्ण कटिबंध में है, ना उष्ण कटिबंध में है, ना पेनिनसुलर में है, तो वो कहता जी मेरे को तो नहीं पता किसमें है। और उसके लिए जिम्मेवार क्या है कि वो परीक्षा में नंबर उसके 95% है जी। तो वो गलत फहमी में भी जीवन भर जीता रहता है कि यार मैं तो 95% वाला, समाज का सर्वोपरि जो वर्ग है विद्यार्थियों का, मैं तो उस ब्रैकेट का विद्यार्थी और मुझे सब आता है। डॉक्टर साहब ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जब मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया एज ए टीचर, मैं तो चलो साइंस का था, केमिस्ट्री का स्टूडेंट था। यहाँ ज्वाइन करने के बाद मुझे ये पता लगा कि आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते थे उनकी आपस में बातचीत क्या होती थी जी। एग्जाम के दौरान जब वो कहते थे कि मैंने क्या तैयारी कर ली, तो ये बात करते थे कि मेरे 5 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। तो मुझे बहुत हैरानी होती थी कि 5 क्वेश्चन का क्या मतलब है। वो कहते हैं टोटल 10 क्वेश्चन का हमारा सिलेबस है, 5 क्वेश्चन मेरे तैयार है, मैं बड़े आराम से फर्स्ट डिवीजन ले लूंगा, उसमें से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आऊंगा, मेरा अच्छा नंबर हो जाएगा, 4 कर लूंगा और अच्छे नंबर आ जाएंगे। तो कैसे उसने पूरे सिलेबस को 10 क्वेश्चन में डिवाइड किया। तो वो जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं वही बात है कि उन्होंने एक सेट पैटर्न बनाया हुआ था। ये हमारे एग्जामिनेशन सिस्टम का बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। हम क्वेश्चन पेपर कैसा बनाते हैं और बच्चा ऑलरेडी उसको पता है कि इसी पैटर्न के ऊपर क्वेश्चन पेपर बनना, उसने वही चीजें तैयार करनी है। सवाल ये है कि हम विद्यार्थी को जो नहीं सिखा पा रहे हैं ना, वो ये नहीं सिखा पा रहे हैं कि मैंने ये 4 लाइनें पढ़ी या एक कविता पढ़ी या एक गोदान पढ़ा, इससे मैं जीवन के प्रति क्या सीखा जी। अगर मैं गोदान पढ़ के और मंगलवार को 11 रुपए मंदिर में चढ़ाने जा रहा हूं तो मैंने गोदान नहीं पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा। बिल्कुल सर। फिर मेरा गोदान पढ़ने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसी शिक्षा जो मुझे दैनिक जीवन में एक बेहतर इंसान, एक सुशिक्षित इंसान, एक बेहतर नागरिक, एक बेहतर व्यक्ति, एक देश के प्रति, समाज के प्रति एक सरोकारों से सुसज्जित व्यक्ति नहीं बना पा रही, तो मेरे पास पीएचडी भी 4 हो तो क्या फर्क पड़ता है। लोग बड़ी खुशी से बताते हैं मैं डबल एम में हूं। मैं थोड़ा सा हो सकता है किसी को व्यक्तिगत तौर पे बुरा लगे, मुझे लगता है कि मैं एक भी ठीक ठाक अगर कर लेता तो शायद मैं कुछ अर्थ बना पाता जिंदगी का। सवाल ये है कि जो बात जहां से शुरू हुई कि कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन, मुझे तो पता है मेरा कौन विद्यार्थी रोज जो मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, अगले दिन पूछ रहा हूँ भाई कल फ्रोस्ट की पोएम पढ़ाई थी बेटा, क्या शिक्षा मिली, और उनमें से एक ये बता रहा है सर कल जब मैं वापस जाते वक्त मैंने सोचा कितना बढ़िया मौसम है, बादल घिरे हुए हैं, घटाएं काली हैं, बादल सुंदर लग रहे हैं, पेड़ हरे नजर आ रहे हैं, बारिश का मौसम है। ऐसे बढ़िया जीवन को छोड़ के मैं इस चक्कर में पड़ा हुआ हूँ कि फ्रोस्ट की पोएम के रट्टे मार लूं। तब तो मेरे को वो कविता पढ़ाने का, फ्रोस्ट ने कविता लिखी, मैंने पढ़ाई, सिस्टम ने उसको समझाई, तब तो उसका फायदा है। अदरवाइज मुझे लगता है कि ऐसी 10 पोएम पढ़ा दें आप रोज, हर साल वर्ड्सवर्थ 10वीं में, 12वीं में, बीए में पढ़ाते हैं हम बच्चे को द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, कि हम लगे पड़े हैं किसमें, कमाने में और खर्चने में, कि महीने के सर मुझे 1 लाख रुपए मिल जाएं, उसकी मैंने 80,000 की पहले EMI बांध ली, अगला महीना तो मैंने पहले ही बेच दिया। शिक्षा का जो सही अर्थ है वो जीवन जीने का सलीका सिखाना होना चाहिए। इससे भी अगली बात है, जीवन जीने का सलीका एक प्रैक्टिस से भी आ जाता है। मतलब मैं किसी स्कूल में ना जाऊं तो भी मुझे समाज बोलना भी सिखा देगा, शायद लिखना भी सिखा देगा, लेकिन मैं सुशिक्षित हूं, शिक्षित हूं, तो मैं एक स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन सिर्फ नहीं,
एक लाइफ स्किल सीखूं। बड़ा सवाल, पता नहीं क्यों विद्यार्थी सरल सवाल नहीं पूछते। मैं अक्सर विद्यार्थियों से ये पूछ लेता हूं, भाई स्कूल में तो यूनिफॉर्म होती है, कॉलेज में क्यों नहीं होती? स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए होती है ताकि बच्चे को पहले दिन के मनोभाव में ये फर्क ना आए कि ये अमीर है, मैं गरीब हूं। जी। कॉलेज तक आते आते उसका दिमाग इतना परिपक्व हो जाता है कि वो ये समझ जाता है कि भाई मेरी एक सामाजिक व्यवस्था है, स्थिति है, इसकी एक सामाजिक स्थिति है, ये अफोर्ड कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। हम सब एक बड़े स्पेक्ट्रम में कहीं ना कहीं अपने आप को सोशली फिट कर लेते हैं। स्कूल में हम उसको 8, 10, 12 साल तक ये महसूस नहीं होने देना चाहते कि भैया ये ज्यादा अच्छे घर से, प्रभावशाली घर से या अच्छे साधन संपन्न घर से है, तो हम उस बच्चे को वहां ब्रैकेट करके संभाल के रखते हैं, बफर करके रखते हैं। तो वो जो पहले 5 साल है वो उसकी सोशलाइजिंग है कि भैया इस क्लास में 20 बच्चे हैं तो 20 एक जैसे कपड़े पहन के आएंगे, एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे, सबको एक जितने समान अवसर मिलेंगे। इसलिए नहीं कि वो ये सीखना शुरू कर दें कि ये फलाने धर्म से है, ये फलानी जाति से। सर बेसिकली मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आज की नई शिक्षा नीति है उसमें जो प्रैक्टिकल थ्योरीज जो रखी गई है कि बच्चा प्रैक्टिकल हो, वोकेशनल कोर्सेज पर जाए, तो क्या सर हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वो स्टूडेंट को विकासशील बना पाएगी? मैडम इसके अंदर ना मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। वो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये शिक्षा नीति तब सफल होगी जब हम हमारे एग्जिस्टिंग जो टीचर्स हैं उनको एनरिच कर पाएंगे। ओके। आज के दिन आप देखो कि रातों रात कोई टीचर्स पैदा होकर आएंगे नहीं जी। इस पॉलिसी में भी ये कहा जा रहा है कि हमारे को डेडिकेटेड टीचर्स तैयार करने हैं, और टीचर्स को तैयार करने के लिए भी हमारा एक डेडिकेटेड अलग से कोर्स होना चाहिए। प्रोबेबली शायद 4 ईयर कोर्स इन्होंने प्रपोज किया है कि सिंपल बीएड जो भी हम करते हैं, तो अगर इंजीनियर हमने प्रोफेशनल बनाने हैं, डॉक्टर प्रोफेशनल बनाने हैं, देन व्हाई नॉट द टीचर्स। बहुत अच्छी सोच है, बट वो टीचर्स तो अगर कल से इस पॉलिसी को स्टार्ट कर देते हैं तब भी कम से कम 4 साल लगेंगे जी। और वो पॉलिसी तो अगर अभी से स्टार्ट करें तो हमारे को तो टीचर्स चाहिए, और वो जब टीचर्स चाहिए और जो कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन की बात आ रही है, वो इवैल्यूएशन कौन नहीं कर रहा? हम टीचर्स ही नहीं कर रहे जी। कमी इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं आती है तो हमें आती है। अभी डॉक्टर साहब जैसे बात कर रहे थे, हम एक पोइट की, किसी पोइट्री की बात कर रहे हैं, एक पोइम की बात कर रहे हैं, उसमें उसने जो लिखा जी, अब उसके लिखने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है जी? या तो हम उस पोइट से कम्युनिकेट कर पाए, कोई टेलीपैथी से कोई जुड़ पाए उसके साथ जी, तब हम एग्जैक्ट सोच पाएंगे कि उसका भाव क्या था, हो क्या रहा है। जिसको मार्केट में कोई कुंजी कहता है, कोई गाइड कहता है जी, उसके अंदर लिखा होता है कि भी ये जो पोइट था, इस पोइट का मेंटल मेकअप ये था, इस मेंटल मेकअप के साथ उसने एक पोइम लिखी, और उसका वही मीनिंग वो टीचर उसको वहीं से पढ़ता है, और वो टीचर बच्चों को वही चीज कम्युनिकेट करता है जी। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप का मीनिंग था कुछ और, उसको हमारे को समझाया कुछ और गया। इसका मतलब कमी कहाँ है? कमी उस सिस्टम में है जहां पर हम ये सोच रहे हैं कि एक पोइम आपने पढ़ी, उस पोइम का आपने वही मीनिंग निकालना है जो उन गाइड्स में लिखा हुआ है, या जो उस टीचर ने उस गाइड से पढ़ के बताया। मुझे क्या लगता है कि ये प्रॉम्प्ट करना चाहिए, ये बच्चा हर चीज का अपना मीनिंग निकाले। मैं क्वेश्चन है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोएम, यही होना चाहिए। मैं छोटा सा आपको अपने जीवन से एक उदाहरण देना चाहूंगा। मैं 6ठी में अंग्रेजी पढ़ने लगा, 8वीं 9वीं की बात रही होगी, ये कि एक ऐसे आया, ए सीन एट द रेलवे स्टेशन। अब मैं रेलवे में, मेरे फादर रेलवे में थे, तो मैं रोज रेलवे स्टेशन ही देखता था, और मेरा नजरिया ये था कि जो मैं देख रहा हूँ वो मुझे बताना है। तो मैंने जो एक बड़ा सुनसान वीरान रेलवे स्टेशन था जिसपे हम रहते थे, तो मैंने उस सुनसान वीरान स्टेशन के 20 फिक्रे 15 फिक्रे बनाए और लिख दिए। तो मैं जिस सरकारी व्यवस्था में से आ रहा था, मेरे टीचर ने मुझे पीटा भी, मुझसे नाराजगी भी हुई, और मुझे ये भी कहा गया कि तूने तो सारा दिमाग खराब कर रखा है, ऐसे सब लिखेंगे तो कैसे काम चलेगा? ना तेरे रेलवे स्टेशन पे हसल एंड बसल है, ना तेरे रेलवे स्टेशन पे हॉकर्स हैं, ना तेरे रेलवे स्टेशन पे ट्रेन तक आई, तो ये कैसा रेलवे स्टेशन है? मैं आज भी उसी बात पे जी, वो रियल जॉब नहीं चाहता, मैन्युफैक्चर्ड। मतलब सवाल ये है कि मेरे से सवाल पूछा गया, ए सीन एट रेलवे स्टेशन, मेरे से सवाल पूछा जा रहा है चांदनी रात में नौका विहार। ना मैंने नौका देखी, ना मुझे चांदनी रात का पता, ना मुझे नदी का पता। हरियाणा में कोई नदी नहीं है। अगर रोड लर्निंग की बात चली जाएगी तो बच्चा सिर्फ रट्टा लगाएगा, वही माई बेस्ट फादर इज रामलाल, वो ऐसी बात करेगा जी। बट अगर जो मान लो बच्चे को हम शुरू से टीचर प्रॉम्प्ट करें, और जो मदर टंग की बात आ रही थी वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि बच्चा अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करेगा,
उसकी मदर टंग में हो रही है तो वो टीचर से कुछ भी सवाल पूछने की कोशिश करेगा। जी। अदरवाइज तो क्या होता है कि बच्चे जाते हैं इंग्लिश मीडियम में, उनको पढ़ा दिया, घर का माहौल तो ढंग से हिंदी मीडियम भी नहीं है जी। और बच्चा उसका माँ वो ना यहाँ का रहता है ना वहाँ का रहता है। जबरदस्ती उसको इंग्लिश मीडियम में डाल रहे हैं, तो बच्चा क्लास में जाके बैक बेंचर बन जाएगा या आगे भी बैठा होगा तो बिल्कुल चुप रहेगा। बिल्कुल सर। और उसमें इतना इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स आ जाएगा कि वो टीचर से अपनी बात पूछेगा ही नहीं, उसको नहीं। आदत पड़ जाएगी टू चुप रहने वे की। प्रोसेस होना चाहिए शिक्षा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ सिस्टम क्या है कि टीचर बोले, बोलता रहे, और टीचर आप 20 मिनट 25 मिनट टीचर ही कभी चुपचाप किसी को सुन के दिखा दे, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। एक कंसंट्रेशन का फोकस का एरिया है कि हम 5-10 मिनट तो एक चीज को चुप रह के फोकस कर सकते हैं, नॉट मोर देन दैट। तो उसके लिए चाहे मैं कहीं लिखूं या बात करूं, आप स्टूडेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो 40 मिनट या 50 मिनट सिर्फ सुनता रहे, ना बराबर वाले से बोले ना टीचर से बोले, पॉसिबल ही नहीं है। एक टू वे इवेल्युएशन सिस्टम, टू वे एजुकेशन सिस्टम जो इवॉल्व होना चाहिए था, जहां बच्चा भी बोलता टीचर भी बोलता, दोनों का एक संवाद होता, तो बच्चा कभी बोर नहीं होगा, उसको महसूस ही नहीं होगा कब 40 मिनट चले गए। लेकिन हमने जो डिलीवरी बनाई, वो लेक्चर मेथड बनाया, वो ये बनाया कि बस टीचर बोलता रहे। और एमए तक आते आते मैं ये देखता हूँ डॉक्टर साहब, कई बार बच्चे को प्रॉम्प्ट करो तो बच्चा ऑकवर्ड महसूस करता है, बहुत हेजिटेट हो जाता है वो, इतना बुरा हाल है। आप सिस्टम में देखिए। आप सर एक तो चीज मैं बोलना है? चाहूंगी कि बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमने बच्चों की जो सोच है उसको मार दिया है। उसको मैं वही तो कह रहा हूं, सोचने ही नहीं हमने देते बच्चे की इंडिपेंडेंट सोच तो विकसित होने ही नहीं दी जी। हम जब बच्चे को एक ही तरफ फीड करते जा रहे हैं कि उसको यही चीज तैयार करनी है, इसको ऐसे ही पढ़ना है, उसको डायरेक्शन हम दे रहे हैं हर चीज जी। तो बच्चे का सोचने का नजरिया हर चीज के लिए वही बनेगा जो उसको टीचर बता रहा है। घर में भी वही माहौल और स्कूल घर में में भी वही वही माहौल। माहौल जी। तभी हम कहते हैं जैसे बच्चा संस्कार लेता है, जी हम कहते हैं कि अपने परिवार के संस्कार बच्चे में आ रहे हैं। जी। अगर उसके घर पे उसको अपने देखते अपने भाई को, अपने बाप को, अपने बुजुर्गों को हमेशा गलत काम करते हुए अगर ये बच्चा देखेगा, झूठ बोलते हुए देखेगा, बात बात में उनको किसी के साथ फ्रॉड करते हुए बच्चा देखेगा, तो बच्चे को यूं लगेगा कि ये तो ऐसे ही होता है, फ्रॉड करना तो तेरा राइट है, झूठ बोलने से क्या होता है जी। बट जब बच्चे को घर में ये पता लगेगा कि नहीं कोई झूठ बोलता भी नहीं और झूठ बोलने पे सजा भी मिलती है, झूठ बोलने पर आपको रेप्रिमेंड किया जाता है, तब बच्चा उसकी कीमत समझेगा कि जिंदगी में झूठ नहीं बोलना चाहिए और सच के साथ उसको चलना चाहिए। तो ये संस्कार जो आ रहे हैं, ये संस्कार घर से भी आते हैं, स्कूल से भी आते हैं, पीयर ग्रुप से भी आते हैं। बिल्कुल सर। तो ये संस्कार पे जो जैसे अभी आप बात कर रहे थे 86 के सिस्टम में भी एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किया था, उस पॉलिसी ने उस वक्त बड़ा शोर हुआ था, SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। इस पॉलिसी ने भी ये कहा है कि 10वीं तक के बच्चे को, 8वीं तक के जो बीच में मिडिल साल है, हाँ, जो 3 साल का 5 के बाद जो 3 वाला है, कि उसमें इन बच्चों को गांव में लेके जाओ, गांव वाले बच्चों को शहर में लेके जाओ, शहर वाले बच्चों को गांव में लेके जाओ, उनको तालाब दिखाओ, उनको खेत दिखाओ, उनको पहाड़ दिखाओ। वो इसलिए है कि एक होलिस्टिक एजुकेशन हो। लेकिन डॉक्टर साहब भी बड़ी जो अर्थपूर्ण बात इन्होंने कही कि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में, पॉलिसी 10 में से 10 नंबर का डॉक्यूमेंट है, लेकिन इम्प्लीमेंट किसे होगा, कैसे इसको जमीनी स्तर पे हम उतार पाएंगे। कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजेस होने चाहिए। हाँ, आप 3 साल में नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लो, स्पेशलाइजेशन की ग्रेजुएशन करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, 4 साल लगेंगे। आपको एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन करना 4 साल लगेंगे। और कोई एजुकेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं इंग्लिश लिटरेचर में करना चाहता हूँ ग्रेजुएशन, तो मैं 3 साल की सामान्य कर सकता हूँ, 1 साल ऑनर्स कोर्स एड ऑन करके 4 साल की BA इंग्लिश रिसर्च नहीं, वो रिसर्च उसके बाद आता है। रिसर्च की स्टेज आती है जब आप मास्टर्स के बाद आते हैं। तो उसने ये कहा, अभी तक हमारा क्या सिस्टम था, 10+2+3+2 कि भाई 12वीं की, उसके बाद 3 साल की ग्रेजुएशन की, उसके बाद 2 साल की मास्टर्स की, और उसके बाद MPhil या PhD। अब इसने इसको हटा दिया कि नहीं। डॉक्टर साहब, हर जगह ऐसा नहीं था। मतलब जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग सिस्टम है, मैं उस सिस्टम की बात कर रहा हूँ जिस सिस्टम से मैं खुद निकल कर आया जी। हमारा क्या था कि +2 जब थी तो उस समय वो प्री इंजीनियरिंग कहलाती थी। तो प्री इंजीनियरिंग के बाद जब आप ग्रेजुएशन करते थे, नॉर्मल ग्रेजुएशन, दैट वाज फॉर 2 इयर्स, चाहे वो BSc करो, BCom करो, MBA करो, कुछ भी करो। मैंने ज्वाइन किया, दैट वाज कॉल्ड एज BSc ऑनर्स स्कूल, एंड माइन वाज BSc ऑनर्स स्कूल इन केमिस्ट्री। इट वाज एट पंजाब यूनिवर्सिटी। तो ये उस टाइम की एग्जिस्टेंस में था। वो मेरी BSc जो थी, दैट वाज फॉर 3 इयर्स। 3 इयर्स की BSc थी, नॉर्मल BSc 2 इयर्स की थी। अब उसमें फिर वो एक सिस्टम था, अगर आफ्टर 2 इयर्स मैं ड्रॉप आउट होता हूँ तो वो मेरे को BSc नॉन मेडिकल की डिग्री दे देते थे।
जैसे अब कहा गया है जब कि अगर हम multiple 1 साल के बाद ड्रॉप आउट करते हैं तो हमारे को सर्टिफिकेट मिलेगा, हाँ, 2 साल के बाद diploma। डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल के बाद आपको यूजी डिग्री मिलेगी, Yes। 4 साल के बाद आपको यूजी विद रिसर्च रिसर्च मिलेगी। मिलेगा। Yes, वही मैं तो बात ये कर आप रही देखिए, थी। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 82 की। मैंने 82 में बीएससी ऑनर्स स्कूल ज्वाइन किया। जी उस टाइम पे पॉलिसी कौन सी थी? उस टाइम पे तो ये सेकंड जो थी वो भी नहीं थी, उससे जी, पहले वाली जी, जी। फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी चल रही जी। थी। 68 तो उस सिस्टम का मैं प्रोडक्ट हूँ। ओके मेरी बीएससी में 1 साल फालतू लगता था जी। और मेरी एमएससी 1 ही साल की थी। ओके। बाकी सभी जगह एमएससी 2 साल की थी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा जा रहा है कि आपकी पीजी 1 ईयर कोर्स होगा। जी तो मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि भी ये पॉइंट्स पहले एग्जिस्ट नहीं कर नहीं रहे डॉक्टर साहब, मैं example मैंने बैठा भी हूँ आपके ग्रेजुएशन साथ। किया, मैंने भी उसी बीए system इंग्लिश से ऑनर्स किया, 3 साल से किया, आपके बाद वाली पॉलिसी से किया। लेकिन उस ऑनर्स सिस्टम में और इसमें एक मेजर डिफरेंस है। वो मेजर डिफरेंस ये है डॉक्टर साहब कि वहां इट वाज ए सुपर स्पेशलाइज्ड, आपके केस में केमिस्ट्री, मेरे केस में इंग्लिश। अब जिस ऑनर सिस्टम की बात हो रही है वो 2 टियर सिस्टम है। उसमें 2 साल मैं वही सब पढ़ूंगा जो बाकी सब ग्रेजुएशन के जी, स्टूडेंट पढ़ रहे जी। हैं, और पहले 2 साल वो पढ़ने के बाद के 2 साल में मैं स्पेशलाइजेशन करूंगा। फॉर एग्जांपल सर करेंगे तो केमिस्ट्री में करेंगे, मैं करूंगा तो इंग्लिश लिटरेचर जी। में करूंगा। तो उस सिस्टम में, और ऑनर स्कूल पंजाब यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान में शायद ही कोई उसके बराबर इस तरह का ऑनर स्कूल जी। हो। इट वाज एन एनोमली इवन दैट डे। आज की स्थिति मुझे नहीं पता। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसीलिए उसको कहा जाता था। जी वो अपने आप में एक एक्सपेरिमेंट था जो सोसाइटी ने किया था। उसके बाद भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, एक्सपेरिमेंट्स अब भी होते रहेंगे। जी। पर सवाल ये है कि हम किस तरह का सिस्टम, अब जो सिस्टम जैसा मैडम कह रही थी, मल्टीपल एंट्री एंड मल्टीपल एग्जिट, जी 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 ये एक अच्छा सिस्टम है वोकेशनल स्टडीज के साथ। जी सर। सबसे पहले तो सोसाइटी को ये समझना पड़ेगा कि जो हम वैल्यू जजमेंट कर देते हैं ना, कि फॉर एग्जांपल ये प्लम्बर है, ये इलेक्ट्रीशियन है, जी। ये एसी मैकेनिक है, जी। हम उसको बड़ी छोटी दृष्टि से देखते हैं। बिल्कुल सर। यहाँ सबसे बड़ी खराबी है। जिसका जो काम है, जिसका काम उसी को साझे, जैसे हम बिल्कुल, कहते हैं। बिल्कुल। तो फॉर एग्जांपल प्लम्बिंग मुझे लगता है एक बड़ी बड़ी विशेष फील्ड ऑफ स्टडी है। आपका एक नलका चूने लग जाए और अच्छा मिस्त्री ना मिले तो आप शहर भर घूम जाइए, नहीं होगा ठीक वो। लेकिन हम उसको इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो हम उसको वैल्यू जजमेंट में छोटा बड़ा ठीक गलत देखने की बजाय हर काम को हम बराबर समझें। हम ये समझे प्लम्बिंग का काम प्लम्बर करेगा, इलेक्ट्रिसिटी का काम इलेक्ट्रीशियन करेगा। इससे भी एक स्टेज आगे आ रही है। बार बार ये डॉक्यूमेंट बात कर रहा है 4th रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। जी हम एक ऐसे जगह खड़े हैं जहां से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन जी। लर्निंग सब कुछ बदल देने वाली जी। है। बहुत आसान है कि मैं आज एक बॉट क्रिएट कर दूं थ्रू वेरियस जेसन एंड अदर एप्लीकेशंस, और अपना लेक्चर कंटेंट उसके अंदर फीड कर दूं। वो बॉट स्क्रीन पे आएगी और पूरे बच्चे को वो कंटेंट पढ़ा के चली जाएगी, मेरी जरूरत नहीं जी। है। बट क्वेश्चन इज, एम आई केपेबल टू डू इट? बार बार आप टीवी देखेंगे तो जिक्र आएगा 6ठी से कोडिंग शुरू हो जाएगी, 6th क्लास से बच्चा कोडिंग करनी शुरू कर देगा। आज जो बार बार मल्टी डिसिप्लिनरी और इंटर डिसिप्लिनरी की बात हो रही है वो ये हो रही है कि मैं लिटरेचर का टीचर हूँ। यस तो मुझे सिर्फ लिटरेचर आना जरूरी नहीं है। सबसे पहले तो मुझे जीवन समझ में आए। बिल्कुल। फिर बहुत बड़ी चीज है इकोनॉमिक्स। जी पता नहीं क्यों बात नहीं होती। इसने नालंदा की बात तो की है इस डॉक्यूमेंट ने, किसी ने बात नहीं की कि चाणक्य ने पुस्तक लिखी, उसका नाम है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र। क्योंकि भैया इकोनॉमिक्स इतना सेंट्रल इशू है जिससे जीवन के सारे इश्यूज निकलते हैं। सभी पक्ष जुड़े हुए अब मैं लिटरेचर का स्टूडेंट हूं लेकिन मुझे इकोनॉमिक्स पता नहीं, मुझे घर तो मुझे भी चलाना है। जी तो मुझे घर चलाने में दिक्कत क्यों आएगी? क्योंकि मुझे स्किल नहीं किया। मेरी एजुकेशन ने मुझे ये नहीं सिखाया कि मैं कितना कमाऊं, उसमें से कितना बचाऊं, उसमें से कितना मैं निवेश करूं, कितना मैं अपने भविष्य के लिए सोचूं, मेरी रिटायरमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए, मेरा जीपीएफ क्या चीज है। एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है, उसको सीपीएफ जीपीएफ का फर्क नहीं पता होता। जी क्यों नहीं पता होता? नहीं, उसका कसूर नहीं है, सिस्टम ने कब बताया सिखाया ही नहीं, उसको? सिखाया उसने ही नहीं। पीएचडी तक कर गया, वो किसी ने उसको ये नहीं बताया कि एक मानवाधिकार क्या चीज है। उसको ये नहीं बताया कि मुझे अगर किसी पुलिस ने मुझे थाने में रिटेन करना है तो मेरे क्या क्या अधिकार क्या-क्या हैं, rights किसी ने हैं। नहीं बताया। बिल्कुल, बिल्कुल। और कौन बताएगा? मैंने 10वीं की 12वीं की तब तक मुझे ये बात पता चल जानी चाहिए। किसी व्यवस्था में नहीं बताई जाती। ये नहीं बताया जाता मेरा फोन गुम गया, कितने गलत इस्तेमाल उसका हो सकता है, मुझे जी। तुरंत पुलिस को रिपोर्ट करना चाहिए। किसी स्टेज पे किसी ने नहीं बताया। बिल्कुल। किसी ने नहीं बताया कि क्यों ट्रैफिक लाइट पे रुकना चाहिए। ट्रैफिक लाइट बच्चों को ट्रैफिक नियम सिखा के लाओ, ट्रैफिक पार्क में लेके जाओ। जी। बच्चे को ये लगता है पुलिस वाला खड़ा है तो ट्रैफिक लाइट का मतलब है, नहीं तो नहीं कोई तो मतलब नहीं। नहीं। मतलब अगर शर्मा जी की जितने भी कॉन्वर्सेशन हुई हैं उसको हम एक लाइन में पॉलिसी के ऊपर वापिस आते हैं तो वो सारा जो क्वेश्चन है 9th to 12th का जो सिस्टम आ गया मल्टी डिसिप्लिनरी का, उसमें Yes. सारे पॉइंट्स आई थिंक जी
कवर हो चुके हैं। नहीं सिर्फ 12th तक नहीं, आगे भी मल्टीडिसिप्लिनरी, इवन पीएचडी के लिए आप पढ़िए, पीएचडी के लिए स्पेसिफिकली लिखा उन्होंने कि पीएचडी करने जो विद्यार्थी जाएगा उसके कोर्स वर्क में क्या क्या होगा, लैंग्वेज जरूर होगी। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में पीएचडी कर रहा है और वो एक सेंटेंस नहीं लिख पा रहा है जी। इसी तरह से लर्निंग पेडागोजी सीखेगा वो, मतलब जो एक टीचिंग असिस्टेंट्स का आप ध्यान से अगर इसको देखें, आप में से अगर किसी ने आईवी लीग यूनिवर्सिटी 3 का बार बार जिक्र किया है उन्होंने, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज अमेरिका की जो 9 बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, उससे बाहर स्टैनफोर्ड अपने आप को आईवी लीग में नहीं मानती, इसलिए स्टैनफोर्ड का भी स्पेसिफिक नाम है, और एमआईटी मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तीनों का बार बार जिक्र है। वहां यूरोप में जहां से ये कॉन्सेप्ट, अमेरिका से जहां से ये कॉन्सेप्ट लाया जा रहा है, वहां ये है, मैं कॉलेज में टीचर लगा, मैंने नेट किया, मैं टीचर लग गया, मुझे कभी किसी ने 1 मिनट के लिए ये नहीं बताया कि क्लास पढ़ानी कैसे होती है। मैं सिर्फ प्रैक्टिस से, जैसा टीचर मुझे पढ़ा रहे थे वैसा मैं पढ़ाने लगा। फॉर एग्जाम्पल कोई अगर टीचर गलत प्रैक्टिस सारे कर रहे थे तो मैंने ये मान लिया यही सही है। मेरे को कभी किसी स्टेज पे ये नहीं बताया कि भैया कॉलेज में पढ़ाना क्या होता है। मैंने ठीक पढ़ाया गलत पढ़ाया वो एक अलग सवाल है। सवाल ये है कि मुझे बेस्ट प्रैक्टिस बताई तो गई होती, किसी ने नहीं बताई। अमेरिका में क्या है, जब आप पीएचडी करने जाते हो तो आप पीएचडी रिसर्च स्कॉलर के साथ साथ आप टीचिंग एसोसिएट भी हो जाते हो। मतलब ये कि मेरा गाइड जो क्लास पढ़ा रहा है उसके क्वेश्चन पेपर बनाने का काम वो मेरे से ले सकता है। वो इस पॉलिसी में है डॉक्टर साहब? हाँ इसमें है, वही मैं कह रहा हूँ। वो टीचिंग एसोसिएट का जो इशू है, ना सिर्फ ये है बल्कि उन्होंने कहा कंपलसरी है कि मैं पीएचडी करते करते एक क्लास जरूर पढ़ाऊंगा और मैं अपने गाइड को, अपने सुपरवाइजर को, अपने डिपार्टमेंट को असिस्ट करूंगा उस काम को करने में, ताकि मैं उस कोर्स वर्क के टाइम में, उस पीएचडी के टाइम में पढ़ाना भी सीख जाऊं। उसने स्पेसिफिकली लाइन लिखी है, मुझे अभी भी याद है, विद इन इन्वर्टेड कॉमास में बता सकता हूं, बिकॉज मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बिकम फैकल्टी। ये शब्द लिखता है डॉक्यूमेंट। तो इसका मतलब ये है कि पहली बार ये देखा गया कि भाई आप किसी भी स्तर पे, पीएचडी के स्तर पे भी टीचर बनाने की जो एक इनकलकेशन होनी चाहिए, जो चीजें सिखाई जानी चाहिए वो सिखा दी जाए, व्यवस्था के अंदर लाके सिखा दी जाए। व्यवस्था से बाहर कोई सीखता बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर व्यवस्था के अंदर ही वो आ जाए तो सब सीख जाएंगे। ये मुझे लगता है एक बड़ा बदलाव है, एक अच्छा बदलाव। देखिए सबसे अच्छा पॉइंट अगर जो मुझे लगा, ये मुझे कि फेवरेट पार्ट इस पॉलिसी में मेरा क्या रहा, तो वो ये रहा कि जो 9 to 12th का क्रेडिट सिस्टम आया, जो क्रेडिट पॉइंट सिस्टम आया, वो काफी ज्यादा बच्चों की समस्याओं को सुलझा देगा। अभी जैसे कि लास्ट ईयर सीबीएसई के एक सर्कुलर आप लोगों ने अगर देखा होगा तो बेसिक और स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के ऑप्शन आई बच्चों के पास। 9th में या 10th में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बच्चे को डिसीजन होना चाहिए कि +1 में साइंस में जाना है कि नहीं जाना है। यहाँ एक पॉइंट पर मुझे लगता है एक्सपीरियंस विद द चाइल्ड, नहीं यहाँ कंसर्न था, वो बेचारा बेसिक कर गया, अभी वो कह रहे हैं मुझे नॉन मेडिकल में जाना है। तो क्वेश्चन है जी, बेसिक मैथमेटिक्स कर लिया तो नॉन मेडिकल एडमिशन है ही नहीं। ये 2 इश्यूज इससे सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, एक तो है मेंटरिंग और दूसरा है काउंसलिंग। हमारी देश में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग को बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाता है। हमें लगता है कोई साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा है तो हमारा नजरिया ये पागल है, बीमार है। हकीकत ये है कि एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है पूरे समाज में, हम यहाँ 4-5 आदमी बैठे हैं, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जिसके कुछ फ्रस्ट्रेशंस ना हो, जिसकी कुछ कुंठाएं ना हो, जिसकी कुछ सोशियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल इश्यूज ना हो। अब क्या है कि उनको, जैसे अब फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी में अगर कोई बीमारी है तो मैं डॉक्टर के पास जाके उसको ठीक करता हूँ। साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने को ही हम तुच्छ भावना से देखते हैं। अब उसी से जुड़ा हुआ कैरियर काउंसलिंग। आप किसी बच्चे को ये सलाह दें या किसी पेरेंट्स को ये सलाह दें कि आप बच्चे की काउंसलिंग कराइए, तो वो आपकी तरफ ऐसे प्रश्नात्मक नजर से देखता है कि मेरा बच्चा पागल है क्या? नहीं है। मुझे लगता है कंपलसरी काउंसलिंग होनी चाहिए सभी स्कूल्स में, और अच्छे स्कूल्स में आज भी हो रही है। हर बच्चे के अपने टेस्ट्स हैं, इंटरेस्ट्स हैं। सवाल ये कि मुझे सारा दिन घूमने के शौक है और मैं बनना क्या चाह रहा हूँ कि एक बैंक क्लर्क बनना चाह रहा हूँ, एक जगह बैठ के काम कर पाऊंगा क्या मैं? एक व्यक्ति ऐसा है जो घर से निकल के राजी नहीं है और उसको आप कह रहे हैं कि मार्केटिंग की जॉब ले ले। तो मेरी जो बिल्कुल पर्सनल मेरी नेचर है, प्रवृत्ति है, मैं उससे जुड़ा हुआ काम तो करूं। और इसी से जुड़ा हुआ टीचर बनना। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा सवाल कह रहे थे कि क्वालिटी टीचर कहां से लाओगे? टीचर्स, आई एम सॉरी टू से, पार्किंग जोन हो गई है टीचिंग क्यों? फिर वही मटेरियलिस्टिक कि तनख्वाह अच्छी है इसलिए टीचर बनना चाहता हूं। मेरे से कई बार मेरे दोस्त पूछते हैं कि यार तू 10-12 घंटे लिटरेचर रोज पढ़ता था, इतनी देर में तो तू सिविल सर्विसेज न कर लेता? ठीक ठाक IQ भी 140 है, कोई दिक्कत नहीं होती। सवाल ये कि मैं करना चाहता हूं क्या? प्रश्न ये है कि क्या एम आई हंग्री फॉर पावर? अगर मुझे पावर जिंदगी मेरे को रास्ता दिखाती है तो मुझे करनी चाहिए सिविल सर्विसेज। लेकिन अगर मुझे बुक्स आनंद देती हैं, उनसे जुड़ना, खेलना मुझे अच्छा लगता है, तो
टीचिंग इज फॉर मी, मुझे उसमें जाना चाहिए। शर्मा जी, यहाँ मैं आपको एक ऐड ऑन करूंगी कि यहाँ पे जो हम करियर काउंसलिंग की बात करते हैं उसमें भी बहुत बिगेस्ट क्वेश्चन ये है कि हम बच्चे को एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में डिफरेंस नहीं बता सकते। एग्जैक्टली। फॉर एग्जाम्पल द चाइल्ड इज गुड इन साइंस, परसेंटेज अच्छा आ गया, हमने नॉन मेडिकल दे दिया, बट उस बच्चे ने सिविल इंजीनियरिंग कर ली, उसको अगर हाइट से डर है जी, एग्जैक्टली, डू यू रियली फील कि वो एक उस लेवल में, इसीलिए आपने मैंने वो मेंटरिंग वाली बात बीच में रह गई कि मेंटरिंग पहली बार शायद किसी पॉलिसी डॉक्यूमेंट ने मेंटरिंग की बात की है। उन्होंने ये कहा है कि इवन पीएचडी जो इंस्टीट्यूट करा रहा है वहां भी मेंटरिंग होनी चाहिए। जो लोग रिटायर हो गए हैं, सुपरएनुएट कर गए हैं, उनकी भी एक काउंसिल होनी चाहिए कि आगे कैसे लेके जाना है, मेंटरिंग हमने कैसे करनी है। ये हर इंस्टीट्यूट को सोचना पड़ेगा, स्कूल को भी सोचना पड़ेगा कि जो बच्चा कर गया है, फॉर एग्जाम्पल हम अपने सीनियर के पास जाते हैं, वो हमें बड़े अच्छे से बता देता कि यार ये मैंने ऐसे किया था। यही तो मेंटरिंग है। और मेंटरिंग है कि आप जो व्यक्ति वो काम कर चुका है, मैंने पीएचडी कर ली है तो मैं सुपरवाइज कर रहा हूँ, वो फॉर्मल सिस्टम ऑफ मेंटरिंग है। लेकिन एक मास्टर्स के बच्चे को भी तो हैंड होल्डिंग की जरूरत है, इनफॉर्मल में ग्रेजुएशन की बच्चे को भी तो जरूरत है। थोड़ा उनके साथ बैठ के बात की जाए एक ऐसे माहौल में जहाँ खुल के वो बात कर सके कि सर मैं, आप सुन के देखिए बड़े बड़े काउंसिल, आप समाज में जो पढ़े लिखे लोग हैं उनसे किसी से पूछिए कि भाई बच्चा पायलट बनना चाहता है, कैसे बन सकता है, यू विल फाइंड दे हैव नो इन्फॉर्मेशन। बड़े बड़े करियर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर मीडिया स्टडीज में जाना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मीडिया स्टडीज में भी स्पेसिफिकली एक फोटोग्राफर बनने का, नेचर फोटोग्राफर बनने का मुझे शौक है, तो मैं उसमें करियर कैसे बना सकता हूँ? मुझे फोटोग्राफी कहां से सीखूं मैं? आपको बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासतौर पे जो तीसरे दर्जे के शहर हैं, सिरसा जैसा शहर है, जहां बच्चा अगर ऐसी बात करे तो उसको माँ बाप बड़े अजीब विचित्र दृष्टि से देखते हैं। फोटोग्राफर बनेगा? हाँ, हम फोटोग्राफर से हमारा नजरिया क्या है कि शादी हमारे लिए फोटोग्राफी का एक मतलब है कि या तो पासपोर्ट साइज फोटो खींचेगा या ब्याह शादी में करेगा। शुरू में लड़का इसको लाइट लेके घुमवाएगा, 2 साल बाद इसको वीडियो कैमरा चलाना सिखाएगा। हम ये भूल जाते हैं कि इसी देश में वामन गुरु जैसे एडिटर्स और फोटोग्राफर्स आए हैं, वो उनको हम अप्रिशिएट तो कर देते हैं कि यश चोपड़ा का कैनवस बड़ा अच्छा लगता है। हम ये कभी ये नहीं देखना चाहते कि सिनेमेटोग्राफी किसकी है। नाम ही नहीं पता होता, नया नाम लगता है कि यार मनमोहन वारिस कौन है। हम ये भूल जाते हैं कि ये कहाँ से, एक मेरे अंदर एक टैलेंट है, मेरे को फ्रेम पकड़ना आता है, मैं वहां से शुरू करूंगा, मैं कहाँ जाके खत्म करूंगा। तो सबसे पहले तो जो मेरे अंदर भगवान ने सबको कुछ ना कुछ गुण दिया, हम सब पैकेज है। पहले तो मैं पहचानूं, कैसे पहचानूंगा? मेंटर की मदद से, काउंसलर की मदद से, और फिर मेरे को कोई ये बताने वाला हो कि भाई तेरे में ये चीज अच्छी है और तू इससे ये करियर पकड़ सकता है और ये इसका रास्ता है। That's it। तो अंत में मैं आप सबसे सर एक चीज जानना चाहूंगी कि भविष्य में हमारी जो शिक्षा नीति है वो बेहतर तरीके से काम करे, जहां हमारे टीचर्स, हमारे बच्चे एक रटे रटाए फॉर्मूले पर चल रहे हैं, तो भविष्य में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं सर? मैडम देखिए, इनमें ना सबसे पहले तो सरकार को जो फंडिंग की व्यवस्था है वो दुरुस्त करनी है। जैसे सरकार ने अभी कहा है कि 6% ऑफ जीडीपी वो इसके अंदर डालेगी, और ये बात मुझे लगता है कि पहले वाली पॉलिसीज में भी ऑलमोस्ट यही कहीं था, बट वो एक्चुअल में हो नहीं पाया। आज के दिन हम देखें तो शायद हो सकता है 3-4% के आसपास कहीं हम बैठे हैं। तो सरकार ये कानून लाके कर सकती है। अगर ये कानून ही बना दिया जाए कि जितना टोटल हमारा होगा कलेक्शन या जो जीडीपी का है, उसका मिनिमम 6% सरकार को एजुकेशन के ऊपर खर्च करना ही है, तो क्या होगा कि चाह के भी ना कोई स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट चाह के भी यहाँ से फंड को विड्रॉ कर पाएगा। एजुकेशन में फंड्स का आना और फिर उस फंड का प्रॉपर यूज, ये 2 बातें बहुत जरूरी हैं। और फंड्स के साथ साथ फिर हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे को बदलना होगा। जो नई एजुकेशन सिस्टम के अंदर इन्होंने हायर एजुकेशन के लिए तो बहुत कुछ प्लान किया है, एंड बॉडीज जो है वो चेंज की है, यूजीसी की जगह पर एक नई बॉडी आ रही है, उनकी टेक्निकलिटीज में नहीं जा रहा। बट बात ये आ रही है कि चाहे हम एक सिस्टम को मैनेज करने के लिए 2 बॉडीज बनाए, 4 बॉडीज बनाए, 5 बॉडीज बनाए, बल्कि शायद मैं पर्सनली ये चाहूंगा कि भी मल्टीप्लिसिटी ना हो तो अच्छा है। कोई सिंगल ऐसी बॉडी हो जिसके अलग अलग विंग्स हो और वो कोऑर्डिनेटेड वे के अंदर एफर्ट्स करे ताकि रिपीटिशन ना हो। बट फंड्स का आना बहुत जरूरी है, और फंड्स के आने के बाद इनिशियली मैं अपनी पुरानी बात पे स्टिक करूंगा कि आने वाले 2 साल बहुत विग्रसली एग्जिस्टिंग टीचर्स को हमने अपग्रेड करना है।
एग्जिस्टिंग टीचर्स का मेंटल मेकअप भी हमारे को सुधारना तो है। सर यही मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगी कि सर हम अपने अध्यापकों को, हमारे टीचर्स जो हैं, उनको किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं अपनी शिक्षा नीति के लिए? देखिए, इस नीति को पढ़ के और जो आज समाज है, इसके लिए हम एक टर्म यूज करते हैं, वी आर लिविंग इन ए पोस्ट ह्यूमन एरा। जी। कल ही अगर आप लोग ट्विटर देखते हैं, न्यूज देखते हैं, तो बहरीन के प्रिंस आए, उनके पीछे 10 फुट का रोबोट सिक्योरिटी गार्ड चल रहा है, जिसको 360 डिग्री कैमरा है और ऑटो फिटेड है पिस्टल से। तो वो अकेला काफी है उनकी सिक्योरिटी के लिए। जो काम 10 कमांडो करते थे वो अकेला करता है। जी। तो जो रिपीटिशन का काम है, अब वो हम रेलीगेट कर रहे हैं कंप्यूटर। जी। फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग देखिए आप, कितना मुश्किल काम होता था, एक एक खाते में, अकाउंट में इंटरेस्ट लगाना, पैसा चढ़ाना, अब कंप्यूटर सिंगल क्लिक में कर देता है। हम पोस्ट ह्यूमन एरा में एंटर कर चुके हैं। रिपीटेड करने वाले काम, रोट करने वाले काम, दोहराने वाले काम सब कंप्यूटर करेगा। अगली स्टेज है उसमें ML AI, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हम मशीन को ये भी सिखाएंगे कि कोई आदमी आगे कहे कि मुझे पैसे निकालने हैं, तो वो निकाल भी वही दे। मुझे पैसे जमा कराने हैं तो वो जमा भी कर ले। कोई के खाता पूरा कराना है तो खाता भी पूरा कर दे। ये भी बहुत हद तक आपने देखा होगा मशीन अब करने लगी है। तो ये पहली स्टेज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब टीचिंग क्या है? सवाल ये है कि बहुत सारे लोग मेरी ये बात सुन के डर जाएंगे, इसका मतलब तो सारी नौकरियां खत्म हो जाएंगी। जी। पोस्ट ह्यूमन का मतलब है कि ह्यूमन तो उसमें स्टिल सरवाइव करेगा, लेकिन ह्यूमन कौन सरवाइव करेगा? जो मशीन से आगे सोच सके। जी। इंफॉर्मेशन तो गूगल दे देगा। जी। आप गूगल बाबा में जो इंफॉर्मेशन डालेंगे, इंफॉर्मेशन तो वो दे देगा, लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन, उसको मानवीय तरीके से समझना, उसको मानवीय मूल्यों पे आधारित करना, उसको मानवीय मूल्यों के हिसाब से चलाना, ये गूगल बाबा के बस की बात नहीं है। इसके लिए उनको हमें टीचर ही चाहिएगा। आप फ्रोस्ट की एक पोएम की 4 पॉसिबल मीनिंग है, गूगल चारों बता देगा, लेकिन वो चारों सिरसा में उनके अर्थ कैसे अलग हो जाते हैं, जैसलमेर में उनके अर्थ कैसे हो जाते हैं अलग, दिल्ली में कैसे हो जाते हैं, वॉशिंगटन में कैसे हो जाते हैं, उसके लिए टीचर हम उनको नहीं सीखते। और भावानुभूति भी रोजमर्रा के हिसाब से। आज मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं मॉनसून अच्छे से पढ़ा पाऊंगा, लेकिन आज के 2 महीने बाद पढ़ाऊंगा तो शायद मैं सर्दी के उदाहरण से अच्छा पढ़ा पाऊंगा। तो टीचर को इस पॉलिसी ने बहुत अच्छा जो रास्ता दिखाया है वो ये दिखाया है कि हम 4th स्टेज ऑफ रेवोल्यूशन पे आ गए हैं। देखिए, पिछले 70-74 साल आज मना रहे हैं हम, उसको देखें तो पहला फर्क था अनपढ़ और पढ़ा लिखा। जी। दूसरा फर्क आया अंग्रेजी पढ़ने समझने वाला और अंग्रेजी ना पढ़ने समझने वाला। जी। इन दोनों से बड़ा फर्क आने वाला है डिजिटली एजुकेटेड और डिजिटली अनएजुकेटेड। अब आप PhD हैं, प्रोफेसर हैं, लेकिन अगर आप अपने फोन की बैंकिंग से पैसा नहीं निकलवा पा रहे हैं तो आपकी डिग्रियां धरी रह जाएंगी। इसलिए, और ये सिर्फ बैंकिंग नहीं है, आई एम सॉरी मैं बार बार बैंकिंग का एग्जांपल दे रहा हूं, इसलिए दे रहा हूं क्योंकि वो रोजमर्रा की जिंदगी। मुझे अपने मोबाइल की एप्लीकेशन से अगर मैं अपने स्टूडेंट को बेटर एम्पावर नहीं कर पा रहा हूं, चाहे वो लिटरेचर का स्टूडेंट है, चाहे वो केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, तो अगर मैं मोबाइल एप्लीकेशन से उसको नहीं हेल्प कर पा रहा हूं तो मेरे को सिस्टम बाहर फेंक देगा। धीरे धीरे इस रास्ते पे अब हम आ गए हैं। अनलेस आइदर आई विल बी इनसाइड एंड डूइंग इट थ्रू ML AI और द सिस्टम विल थ्रो मी एज ए डिफंक्ट ऑर्डर। मैं, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की कि 2 साल के अंदर हमें रोबस्ट टीचर तैयार करना पड़ेगा, एक माहौल बनाना पड़ेगा जिसमें मैं इन सारी जो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स हैं उनको रीप कर सकूं और उनको रीप करके एजुकेशन के साथ इनकलकेट करके और वो बच्चे के पास पहुंचा सकूं, तब तो मैं सफल हो पाऊंगा। और इस सब के साथ मेरे नैतिक मूल्य, मेरा राष्ट्रीय चरित्र, मेरे अपने सही गलत के फैसले, ये सब मिलके एक होलिस्टिक एजुकेशन बनेगी जिसकी बात ये डॉक्यूमेंट करता है। तो मैम, अगर मैं स्कूली शिक्षा की बात करूं तो स्कूली शिक्षा के आधार पर अगर हम सोचने लगे तो ये नई शिक्षा नीति किस तरीके से बदलाव ला सकती है? देखिए, अगर हम बदलाव लाने की बात करते हैं, जैसे कि डॉक्टर साहब ने और डॉक्टर शर्मा ने रेफर किया, अगर हम GDP की बात करते हैं, 6% की बात करते हैं, तो क्वेश्चन ये है कि अभी तक भी जो हिंदुस्तान का काफी हद तक स्कूलिंग सिस्टम जो है वो प्राइवेट स्कूल्स के ऊपर चल रहा है। जी। आप GDP में कितने भी लगाइए, वो गवर्नमेंट फंडेड जो है। अभी तक हमारी एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट रेगुलेटेड तो है, स्कूल लेवल पर गवर्नमेंट फंडेड नहीं है। जी। तो वो फंड्स का आउटकम के साथ अभी तक डायरेक्ट मुझे कुछ आउटकम आता दिख नहीं रहा। क्वेश्चन है कि यस, अगेन रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी ऑफ द स्कूल्स। टीचर्स की जिम्मेवारी बढ़ जाती है। टीचर्स की इन सर्विस ट्रेनिंग हमें बढ़ानी पड़ेगी।
टीचर्स को ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट सिर्फ डॉक्यूमेंट ना समझकर अगर वो इसको पढ़ के अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, जी, बिकॉज डेफिनेटली जो हमारा आउटकम होगा वो हायर एजुकेशन के लिए आउटपुट बनेगा। बिल्कुल, हमारा बिल्कुल। आउटपुट इनका इनपुट है जी। अगर यहाँ पे हमने आउटपुट में कमी छोड़ी तो आगे जाके इनपुट्स एक विशियस सर्कल में जा जाएंगे जिसके कोई भी पॉलिसीज को ब्रेक नहीं कर पाएगी। जी। तो स्कूल एजुकेशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा से बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर स्कूल्स अगर अपनी जिम्मेदारी को उस विजन को आप पूरा तो स्कूल एजुकेशन से ही जी, करेंगे। जी, अगर हम बिल्कुल, 20 इयर्स की बात करते हैं तो स्कूल एजुकेशन ही एंड तक आपको उस विजन तक लेकर जाएगी। तो यस, इट इज आवर बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि गवर्नमेंट भी रेगुलेटेड होने के साथ साथ अगर स्कूल्स के लिए भी गवर्नमेंट फंडेड हो जाती है तो थिंग्स विल बी मोर इजी फॉर द इवन द प्राइवेट सेक्टर। तो ये थी हमारी आज की पैनल डिस्कशन जो शिक्षा नीति पर आधारित थी। मैं आशा करती हूं कि आज की जो हमारी चर्चा थी वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो। ऐसी ही नई चर्चा और नए विषयों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।